वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है सहेली का पति। शेखर के लिए मन लगाकर चाय बनाई थी, पर बाहर जाने की हड़बड़ी दिखाते हुए एकदम झपट कर उसने प्याला उठा लिया और एक ही घूंट में पी गया। घर से बाहर जाते वक्त लड़ा भी तो नहीं जाता। वह तो दिन भर बाहर रहेगा और मैं पछताती रहूंगी। ऐसे समय में उसे घूरने के सिवा कुछ कर ही नहीं पाती। मैं सोचती, कितना अजीब है ये शेखर भी, किसी मशीन की तरह नीरस और बेजान। उसके होठों पर कहे कहे देखने के लिए तो आदमी तरस ही जाए। उसका हर काम बटन दबाने की तरह होता है। कई बार तो हमारे गुस्से की आंखें भर आती, कभी कभी तो सिसक भी पड़ती, पर कहती उससे कुछ भी नहीं। शादी को भी 3 साल ही तो गुजरे थे। एक गुड्डी हो गई थी। सुंदर तो मैं पहले ही थी। हाँ, कुछ दुबली सी थी। माँ बनने के बाद वह कसर भी पूरी सी हो गई। आईने में जब भी अपने को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि शेखर अंदर से अवश्य मुर्दा है, वरना मुझे देखकर जरा सी भी प्रशंसा ना करे असंभव है। कॉलेज में तो मेरे लिए नारा ही था, एक अनार 100 बीमार। दूसरी ओर पड़ोस में ही किशोर बाबू की लड़की थी नीरू। बस सामान्य सी कदकाठी थी। सुंदरता के किसी भी मापदंड पर खरी नहीं उतरती थी, परंतु वह जिससे प्यार करती थी वह उसकी एक एक अदा पर ऐसी तारीफों के पुल बांधता कि वह आत्मविभोर हो जाती। दिन रात नीरू के होठों पर मुस्कान थिरकती रहती। कभी कभी उसकी बहनें ही उससे जल उठती। नीरू मुझसे कहती, क्या करूं दीदी, वह मुझसे खूब प्यार भरी बातें करता है, हर समय मेरी प्रशंसा करता है। मैं मुस्कुराऊं कैसे नहीं। कल मैं उसके लिए गाजर का हलवा बनाकर ले गई तो उसने इतनी तारीफ की कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। वास्तव में नीरू की बात गलत न थी। आप कोई मेहनत करके आग की आंच में पसीने पसीने होकर खाना बनाए और खाने वाला ऐसे खाए जैसे कोई गुनाह कर रहा हो, तब बनाने वाले पर क्या गुजरती है यह कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। जाने शेखर ही ऐसा क्यों है। कभी कभी सोचती हूँ उसकी अपनी परेशानियाँ होंगी जिनमें वह उलझा रहता है। दफ्तर की ही क्या कम भाग दौड़ है। बिक्री अधिकारी है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है। आज इस समस्या से उलझ रहा है तो कल किसी दूसरी परेशानी में फंसा है। परंतु फिर यह तर्क भी बेकार लगता है। सोचती हूँ, एक शेखर ही तो बिक्री अधिकारी नहीं है, हजारों होंगे। क्या सभी अपनी पत्नियों से ऐसे ही व्यवहार करते होंगे। वैसे आर्थिक रूप से शेखर बहुत सुरक्षित है। उसका वेतन हमारी गृहस्थी के लिए बहुत अधिक ही है। वह एक भरे पूरे घर का ऐसा मालिक भी नहीं है कि रोज़ नई नई उलझनों से पाला पड़े। परिवार में पति पत्नी के अलावा एक गुड्डी ही तो है। सब कुछ तो है शेखर के पास, बस केवल नहीं है तो उसके होठों में शब्द और एक प्रेमी अथवा पति का उदार मन। इसके साथ नीरू तो 2 पल भी न रहे। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी शेखर ने मुंह पर मेरे व्यवहार या सुंदरता की तारीफ की हो, मुझ पर कभी मुग्ध होकर स्वयं को सराहा हो। अब उस दिन की ही बात लो। नीरू ने गहरे पीले रंग की साड़ी पहन ली थी, जो कि उसके काले रंग पर बिल्कुल ही बेमेल लग रही थी। परंतु रवि जाने किस मिट्टी का बना था कि वह नीरू की प्रशंसा में शेर पर शेर सुनाता रहा। नीरू को तो जैसे खुशी के पंख लग गए थे। वह आते ही मेरी गोद में गिर पड़ी थी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ नीरू, कोई बात हुई। बात क्या होगी, नीरू ने मेरी बाह में चिकोटी काट कर कहा। आज क्या मैं सच में पीली साड़ी में कहर बरपा रही थी। कहो तो मैं क्या उत्तर देती। पीली साड़ी में वह कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, पर उसे खुश करने की गरज से कहा, हाँ सचमुच तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। बिल्कुल ठीक, नीरू चहक उठी। रवि भी ऐसा ही कहता था। बस वह मुझे देखते ही कवि बन जाता है। मुझे याद है एक बार पायल पहनने का फैशन चल पड़ा था। ऐसे में मुझे भी शौक चढ़ा कि मैं अभी पायल पहन लूँ। मेरे पैर पायलों में बंध कर निहायत सुंदर हो उठे थे। जिसने भी उन दिनों मेरे पैर देखे बहुत तारीफ की, पर चाहे मैं पैर पटक कर चलूँ या साड़ी उठा कर चलूँ, पायलों का सुंदर जोड़ा चमक चमक कर भी शेखर को अपनी ओर ना खींच पाया था। एक दिन तो मैंने खींच कर कहा, कमाल है, पूरी कॉलोनी में मेरी पायलों की चर्चा हो रही है,
पर तुम्हें ही अभी तक दिखाई ही नहीं दी। ऐं? शेखर ने चौंक कर कहा। ये वही पायलों का सेट है ना जो पिछले महीने खरीदा था। बिल्कुल चांदी की लग रही हैं। अब कैसे कहती कि चांदी या पायलों को नहीं। शेखर साहब, मेरे पैरों के बारे में कुछ कहिए। असल बात तो पैरों की तारीफ की है, पर कह ना पाई थी। यह भी तो तभी की ही बात है। नीरू ने भी मेरी पसंद की पायलें खरीदी थीं। उन्हें पहनकर वह रवि के पास गई थी। बस जरा सी ही तो उनकी झंकार होती थी, मगर बड़ी दूर से ही वे रवि के कानों में बजने लगी थीं। रवि ने मुग्ध भाव से उसके पैरों की ओर देखते हुए कहा था, तुम्हारे पैर कितने सुंदर हैं नीरू। कितनी छोटी छोटी बातों की समझ थी रवि में। सुन सुनकर अचरज होता था। अगर नीरू ने उससे शादी कर ली तो दोनों की जिंदगी कितनी प्रेममय हो जाएगी। मैं नीरू को सलाह देती, नीरू रवि से शादी क्यों नहीं कर लेती। पर नीरू को मेरी ये सलाह नहीं भाती। मुस्कुराकर कहती, रवि अभी प्रेमी ही बना रहना चाहता है, जब तक कि उसके मन की कविता खत्म ना हो जाए। कविता? मैं चौंक कर रह जाती। रवि का मन कविता से भरा है, तभी उससे इतनी तारीफ हो पाती है। कितना आकुल रहता है वह नीरू के लिए। शेखर के मन में कविता ही नहीं बची है, वह तो पत्थर है, एकदम पत्थर। सामान्य दिनों को अगर मैं नज़रअंदाज भी कर दूं, तो भी बीमारी आदि होने पर तो उसे मेरा ख्याल करना ही चाहिए। इधर बीमार पड़ी, उधर डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। फिर दवाइयाँ आईं और मैं दूसरे दिन से ही फिर रसोई के कामों में जुट गई। मुझे याद है, एक बार मैं फ्लू की चपेट में आ गई थी। शेखर ने बिना देर किए दवा मंगवा दी थी, पर मैं जानबूझकर अपने को बीमार दिखाकर बिस्तर पर ही पड़ी रही थी। शेखर ने तुरंत मायके से मेरी छोटी बहन सुलू को बुला लिया था। मैं चाहती थी कि शेखर नीरू के रवि की तरह ही मेरी तीमारदारी करे, मेरे स्वास्थ्य के बारे में बार बार पूछे, मनाए, हंसाए, मगर ऐसा कुछ न हुआ। बीमारी आई और भाग गई। इतना ही नहीं, शेखर स्वयं बीमार पड़ता तो इस बात की मुझसे कभी अपेक्षा नहीं करता कि मैं उसकी सेवा टहल में लगी रहूं। मैं जानबूझकर उसके पास बैठ भी जाऊं तो मुझे जबरन उठाकर किसी काम में लगवा देता या अपने दफ्तरी हिसाब के जोड़ तोड़ में लग जाता। ऐसी स्थिति में मैं गुस्से से उबल पड़ती। अगर कभी रवि बीमार होता तो उसकी डॉक्टर सिर्फ नीरू होती। मैं रवि को पाकर कभी निराश नहीं होंगी दीदी, नीरू अक्सर कहती। उसे हमेशा मेरी चिंता सताती रहती है। मैं अगर चाहूँ तो भी लापरवाह नहीं हो सकती, पहले ही वह टोक देगा। कभी कभी उसकी याददाश्त पर मैं दंग हो जाती हूँ। लगता है जैसे वह डायरी या कैलेंडर हो। याददाश्त के मामले में भी शेखर बिल्कुल कोरा है। अगर कहीं जाने का कार्यक्रम बने तो वह अधिकतर भूल ही जाता है। सोचती हूँ कि किसी दिन वह कहीं मुझे ही न भूल जाए। एक दिन मैंने शादी वाली साड़ी पहनी थी। शेखर ने देखा और एक हल्की सी मिठास से वह घुल भी गया, पर वह बात नहीं आई जो नीरू के रवि में पैदा होती। मुझे इतना गुस्सा आया कि मुंह फुलाकर बैठ गई। घंटों उससे कुछ ना बोली। शेखर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो गुड्डी के हाथों भिजवा दी। शेखर ने रूठ कर कहा, अगर गुड्डी ना होती तो आप हमें ये चीज़ें किस तरह से देती। डाक से भिजवा देती, मैंने ताव खाकर कहा। शेखर हंसने लगा। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा। हमें पता होता कि बीवियों की हर बात की प्रशंसा करनी पड़ती है तो शादी से पहले हम कुछ ऐसी वैसी किताबें ज़रूर पढ़ लेते। मैंने भन्नाकर शेखर को देखा और बिल्कुल रोने रोने को हो गई। प्रेमी होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम कभी प्रेमी ना बन पाओगे। रवि को तो तुमने देखा होगा। कौन रवि? शेखर चौंका। कहीं वे नीरू का प्रेमी तो नहीं? जी हाँ, वही, मैंने नमक मिर्च लगाते हुए कहा। नीरू की एक एक बात की तारीफ 1000 शब्दों में करता है। तुम्हारी तरह हर समय चुप्पी साधे नहीं रहता। बातचीत में भी इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। अरे तो मैं क्या करूं? बिना प्रेम का पाठ पढ़े ही ब्याह के खूंटे से बांध दिए गए। वैसे एक बात है, प्रेमी बनना बड़ा आसान काम है, समझी, मगर पति बनना बहुत मुश्किल है। जाने कितनी योग्यताएं चाहिए पति बनने के लिए। पहले तो उत्तम वेतन वाली नौकरी जिससे लड़की का गुजारा भली भांति हो सके। सिर पर अपनी छत है या नहीं, घर कैसा है, उसके घर के लोग कैसे हैं, घर में कितने लोग हैं, लड़के में कोई बुराई तो नहीं, उसके अच्छे चाल चलन के लिए
पास पड़ोसियों का प्रमाण पत्र आदि चाहिए। और जब पूरी तरह पति बन जाओ तो अपनी सुंदर पत्नी की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करो। अपने आप को ही लो। तुम्हें सोना, सजना संवरना, गप्पे मारना, फिल्में देखना आदि यही सब तो आता था। नकचड़ी भी कितनी थी तुम। हमारे घर की सीमित सुविधाओं में तुम्हारा दम घुटता था। अब शेखर बिल्कुल गंभीर हो गया था। तुम जानती ही हो कैसे मैंने धीरे धीरे तुम्हें बिल्कुल बदल दिया। व्यर्थ गप्पे मारना, फिल्में देखना सब तुमने बंद कर दिया। फिर तुमने मुझे भी तो बदला है। शेखर ने रुककर पूछा, अब कहो, तुम्हें शेखर की भूमिका पसंद है या रवि की? रवि की, मैं दृढ़ता से बोली। प्रेम ही जिंदगी है, ये तुम क्यों भूल जाते हो? क्यों? मैं क्या तुमसे प्रेम नहीं करता? हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। जो बनाकर देती हो खा लेता हूँ। दफ्तर से छुट्टी मिलते ही फालतू गपशप में उलझने की बजाय सीधा घर आता हूँ। तुम्हें जरा सी छींक भी आए तो फौरन डॉक्टर हाजिर कर देता हूँ। क्या यह प्रेम नहीं है? यह प्रेम है कि कद्दू की सब्जी? मैं बिल्कुल झल्ला गई। तुम्हें प्रेम करना रवि से सीखना पड़ेगा। दिन रात नीरू से जाने क्या क्या बातें करता रहता है। उसकी तो बातें ही खत्म नहीं होती। नीरू कुछ भी ओढ़े पहने, खाए पकाए, रवि उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता। नीरू तो उसे पाकर किसी और चीज़ की तमन्ना ही नहीं रखती। अच्छा, तो ये बात है। तब तुमने नीरू से कभी यह क्यों नहीं कहा कि वह रवि से शादी कर ले? कहा तो है। फिर वह विवाह उससे क्यों नहीं करता? रवि का कहना है कि जब तक उसके अंदर की कविता शेष न हो जाए तब तक वह विवाह नहीं करना चाहता। विवाह से प्रेम खत्म हो जाता है। सब बकवास है, शेखर उत्तेजित होकर बोला। आदमी की कविता भी कभी मरती है? जिस व्यक्ति ने सभ्यता को विनाशकारी अणुबम दिया उसके अंदर की भी कविता खत्म नहीं हुई थी। ऐसा होता तो वह कभी अपने अपराध बोध के कारण आत्महत्या नहीं करता। समझी? असल में रवि कभी भी नीरू से शादी नहीं करेगा। यह सब उसका एक खेल है, धोखा है। क्यों? मैंने घबराकर पूछा। असल में बात तो प्रेमी और पति बनने के अंतर की है। यह रवि का चौथा प्रेम है। इससे पहले भी उसने 3 लड़कियों से प्रेम किया था। जब पति बनने का अवसर आया वह भाग निकला। प्रेमी बनना बड़ा आसान है। कुछ हुस्न इश्क के शेर रट लो, कुछ विशेष आदतें पाल लो और सबसे बड़ी बात, अपने सामने बैठी महिला की जी भरकर तारीफ करो। बस आप सफल प्रेमी बन गए। जब भी शादी की बात आएगी देखना कैसे दुम दबाकर भाग निकलेगा। तुम देखती चलो आगे आगे होता है क्या। अब भी तुम्हें शिकायत है कि मैं रवि जैसा प्रेमी क्यों नहीं हूँ? और अगर है तो ठीक है, कल से मैं भी कविता गज़ल की पुस्तकें लाकर तैयारी करूँगा। कल से मेरी नौकरी बंद, गुड्डी की देखभाल बंद, तुम्हारे शिकवे शिकायतें सुनना बंद, बाजार घर का काम बंद। बस दिन रात तुम्हारे हुस्न की तारीफ करता रहूँगा। शेखर के भोलेपन पर मेरी हंसी छूट गई। अब मैं कहती भी क्या, क्योंकि यथार्थ की ज़मीन पर आकर मेरे पैर जो टिक गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।